सेकंड नंबर इसका आंसर है और मैक्सिमम सभी का सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16 जनों का सही है, केवल 2 जनों का गलत है, यानी कि जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा है लगभग सबका ही सही है ये। सेकंड नंबर के क्वेश्चन का रहा है 13 जनों का सही और 5 जनों का गलत, और इसका जो सही आंसर है वो है डी। और आंसर इसमें 4 जनों ने सी लगाया है। अगर इसको सॉल्व कर दें कि कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है तो ये इस तरीके से बनेगा, इन दोनों का अलग, और कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है तो कुछ हिस्सा स्पीकर का माइक्रोफोन में आ गया। ये तो इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम होने के बाद में निष्कर्ष था, अच्छा एक सेकंड, इसमें कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं, हाँ ठीक है, कोई स्पीकर पियानो नहीं है। अच्छा इसमें कोई नहीं जो है ना, वो इसमें है स्पीकर और पियानो के बीच में। पहला था कि कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं तो कुछ माइक्रोफोन तो स्पीकर में हो गए, और दूसरा था स्पीकर पियानो नहीं है, तो ये पियानो जो मना है वो किससे है, स्पीकर से मना है। तो निष्कर्ष आता है कि स्पीकर से तो कथन में मना कर दिया था, क्या स्पीकर मना है तो ये भी माने क्या, तो ये नहीं मान सकते, मना स्पीकर को किया था, माइक्रोफोन को कैसे निष्कर्ष निकाल दोगे कि नहीं है। तो बड़ी आसानी से आपको ये गलत कर देना चाहिए, मगर शायद कईयों ने जिन्होंने 4 आंसर लगाया उन्होंने इसको भी सही मान लिया कि अगर स्पीकर को मना किया था पियानो से तो स्पीकर के पूरी तरह अंदर है, तब तो मना कर सकते थे, मगर पूरी तरह तो है ही नहीं ना। तो ये जो है 4 जनों ने गलती की है और वो इसका ध्यान रखे, और मेरे हिसाब से उनको क्लियर हो भी गया होगा कि भाई ये गलती किस जगह कर रहे हैं अपन। तो आगे ध्यान रखना इसका। कुछ स्पीकर माइक्रोफोन में है क्या, बिल्कुल है, साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ स्पीकर किसके अंदर है, माइक्रोफोन में है। क्योंकि जब कथन ने कहा था कि माइक्रोफोन स्पीकर में है, तो माइक्रोफोन का कुछ भाग स्पीकर में है, तो स्पीकर का भी कुछ भाग किसके अंदर होगा, माइक्रोफोन में होगा। तो सेकंड नंबर का इसके अंदर सही था, जो 13 जनों ने सही किया भी है। अब आपके आ जाते हैं जो रीजनिंग का सबसे टफ चैप्टर लगता है स्टूडेंट को, कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, तर्क, कारण, कार्रवाई, इस तरह के प्रश्न। तो देखते हैं इसमें क्या स्कोर है, क्योंकि मुझे तो इसमें देखने का रहता है स्टूडेंटों का कि यहाँ पर जो है रटे पिटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ट्रिक्स नहीं होती हैं। आरएस के पेपर में अभी फरवरी में आया था ये क्वेश्चन कि कथन दिया था पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। कथन में एक समस्या बताई कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था इसकी तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। और ये वैसे जैसे मैंने कहा कि कथन जनरली क्या होते हैं कि जो वर्तमान में चीजें चलती हैं उन पर आ जाते हैं, और वर्तमान में ऐसा हुआ भी था कि इस जो अभी लोकसभा चुनाव गया था उसमें पिछले वाले से मतदान कम हुआ था। तो जो मतदान कम हुआ था तो फिर क्या करना चाहिए, तो क्या करते हैं वो तो हमें पता है, अब वो इसने लिखा है कि नहीं लिखा है। लोगों को जागरूक किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी पर ऐड के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कई तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है इस चीज के लिए कि मतदान का महत्व क्या है, मतदान क्यों करना चाहिए, ये चीज हम समझते हैं। अब यहां क्या लिखा है वो भी देख लें, क्या वो कार्रवाई बनती है जो इन्होंने लिखी है। कार्रवाई फर्स्ट, चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा कर देनी चाहिए। अब क्या हुआ था, क्या ऐसा नहीं हुआ, तो इसको सही कैसे करेंगे। देखें क्या आंसर आप लोगों ने दिया है, आप लोगों का आंसर जो है सी गया इसके अंदर। 14 जनों का जो है आंसर इसके अंदर सी गया है, जो बहुत जनों का सही है ये, और दो दो स्टूडेंटों का मात्र गया है 1 और 3 में। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्लास का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि 14 जनों का सही है। अभी कौन सा क्या, सी वाला ना, हाँ सी वाला आंसर है ये 14 जनों का। और इसमें फिर क्या आया था, ए और बी, अच्छा ये दूसरा इधर चले गया इसमें, ठीक है। ये गया था इसमें 2 जनों का तो ए गया था आंसर और 2 जनों का
बी गया था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बड़ी आसानी से गलत कर ही देंगे। दूसरे में कार्रवाई लिखी थी कि चुनाव आयोग को उन लोगों का मतदान अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया है। क्या ये कार्रवाई होती है क्या ऐसी? कभी नहीं होती ना, गलत है ये। तो दोनों की दोनों जो हैं वो कार्रवाई गलत है, तो यहां पर आंसर होगा 3 नंबर का। ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है ना ही सेकंड अनुसरण करता है। इसके बाद में और आते हैं अगले प्रश्न पे। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन भी कथन कार्रवाई का है और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, प्रमुख थोक बाजारों में कमी की रिपोर्ट के कारण पिछले 3 सप्ताह से देश भर में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ना, इस तरह के प्रश्न तो बहुत आते हैं। टमाटर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, प्याज की कीमत बढ़ रही है। जैसा वर्तमान न्यूज में चल रहा होता है, कुछ उससे मिलते जुलते यहां पर प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जब भी चीजें आती है कि भाई कमी के कारण और गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं अगर पिछले 3 सप्ताह से, तो जब ऐसा होता है तो सरकारें क्या करती हैं? कार्रवाई फर्स्ट, सरकार को कमी के कारणों की जांच के लिए तत्काल जांच करानी चाहिए। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? सही है गलत है ये कार्रवाई? सही है। जांच करवानी पड़ेगी कि भाई जो थोक बाजार में अगर गेहूं कम आ रहा है, कमी देखी जा रही है, तो कहीं पर ओवर स्टॉक तो नहीं किया जा रहा है। इस तरह की चीजें होगी तो उसकी जांच सरकार को करनी पड़ेगी। सही है। दूसरी आता है, सरकार को गेहूं की आपूर्ति बहाल होने तक नागरिकों को रियायती दरों पर गेहूं नहीं, तेल उपलब्ध कराना चाहिए। बताओ इसको भी कोई सही कर सकता है क्या? नहीं करेगा। हाँ, अगर ये शब्द जैसे जल्दबाजी में केवल यहां पढ़ करके कि हाँ हाँ करना चाहिए गेहूं, अगर गेहूं लिखा होता तो ये सही होता कि भाई कोई चीजें जब महंगी हो रही होती है तो सरकार की तरफ से अलग से भी उस सामान की आपूर्ति की जाती है कम कीमतों पे, जिसको हमने कई बार देखा होगा कि प्याज बहुत अधिक महंगा था तो सरकार के द्वारा, जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था, कई सरकारों के द्वारा ऐसा किया जाता है कि रियायती दरों पे उपलब्ध कराया जाता है, मगर यहां पर लिखा है तेल, तो ये गलत है ये। तो इसके अंदर केवल फर्स्ट नंबर जो था वो सही था, सेकंड नंबर गलत है। आंसर इसके अंदर केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि बी। अब कितने जनों का सही कितनों का गलत था? तो इसके अंदर जो आंसर था चौथे नंबर का, ये बी आंसर था 9 जनों का। यानी कि उन्होंने रियायती दरों पर तेल भी उपलब्ध करवा दिया। यहां आंसर वैसे क्या क्या दिया गया, तो एक तो ए आंसर दे दिया 4 जनों ने, क्योंकि ये 4 जनों का डेटा अगर वहां चल जाता तो इस क्वेश्चन का ग्राफ भी वैसे हो जाता जैसे पिछले क्वेश्चन का था, मगर उन्होंने तेल उपलब्ध करा दिया, तो यहां जाकर के दिक्कत हो गई है। क्योंकि ये प्रश्न की जो लाइनें थी 99% सही थी, केवल एक शब्द से गलत हुआ है। इसके बाद में अब 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके है सीरीज, नंबर सीरीज आती है। नंबर सीरीज चैप्टर वैसे अपने आने वाले चैप्टरों में है, मगर ये क्वेश्चन नंबर सीरीज के कुछ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी इसीलिए क्वेश्चन दे दिया था, और सबका सही भी है। 14 जनों का ये सही गया है और इस क्वेश्चन में दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। नंबर सीरीज में 5 तरह की नंबर सीरीज होती है, उसमें सबसे आसान होती है जोड़ और घटाव की, कि बस केवल सिंपल देखते गए कि भाई कितना कितना प्लस हो रहा है। जैसे 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 8 प्लस हुआ, ये 10 प्लस हुआ, तो 2 और यहां प्लस करना चाहिए 4, फिर प्लस करना चाहिए 6, फिर प्लस 8, फिर 10, तो सम संख्याओं के डिफरेंस हो जाएंगे इसमें इवन नंबर के। तो ये तो था 2 का, फिर 4 का अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 907, और 907 से 913 में हो जाएगा 6 का डिफरेंस, और उसके आगे फिर हमें 8 का और 10 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इस क्रम को पूरा करने के लिए जिस नंबर की आवश्यकता थी वो 907 था इसके अंदर। तो सीरीज की ये क्वेश्चन तो मैं आपको एडवांस में देता रहूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता जोड़ घटाव के इन क्वेश्चनों के लिए कोई बहुत ज्यादा ट्रिक्स की कहीं पर हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। नंबर सीरीज में कई जगह ऐसी है जहां पर फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, और वो होता है लेटर ग्रुप सीरीज। अक्षर समूह श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें सही टेक्निक पता होगी तो क्वेश्चन 10 सेकंड का है, और अगर टेक्निक ही सही पता नहीं है तो वो क्वेश्चन करने में टाइम भी लगेगा और गलतियां भी हो सकती हैं। मगर ये क्वेश्चन सीरीज में ऐसे नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है।
हाँ निकालो। पी डॉलर क्यू का अर्थ है कि पी क्यू के उत्तर में है। दिशा परीक्षण का ये क्वेश्चन है इनका, और ये क्वेश्चन वैसा है जैसे ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो उसी तरह निम्नलिखित व्यंजक में जी और सी के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उसके बीच में एम डॉलर सी 12 ऐसे 5 है। ये एक ऐसे एक 5 है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो ये मैं आपको क्लास के बाद में करवा देता हूँ। ठीक है ना, ये देखो आप। और इसमें कई जगह ऐसी राइटिंग है कि राइटिंग केवल आप ही मुझे बता पाओगे। अब देखो इसके अंदर कथन वाला चैप्टर, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि कथन वाले चैप्टर में हमें जितने ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए उतना बढ़िया है। आज जो दोनों कथनों के क्वेश्चन थे वो ठीक थे। कल आपको क्वेश्चन देंगे जो कारण वाले क्वेश्चन हमने किए थे, कल वाले पेपर में उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब स्टेटमेंट पिछले 3 दिन से अपने चल रहा है। स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में चल ही रहे हैं। अब आपके अगला चैप्टर जिसका पिछले और अगले किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। इसमें 100% रिजल्ट जाता है। इसमें कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, इस पर जो क्वेश्चन है ये फिर भी हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं किन्हीं किन्हीं कथन निष्कर्ष के प्रश्नों में। इसलिए उसका अभ्यास भी हम लंबे समय तक करेंगे। मगर ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर नहीं है, ये एक आसान चैप्टर है। ये ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर प्रश्न इस तरीके से समझा जाता है, यहां पर केवल हमें यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव से अगला जो रिलेटिव है वो किस पीढ़ी का है। जैसे हमें पता होता है कि जो पिता हैं वो हमसे ऊपर की पीढ़ी के हैं, जो दादा या नाना हैं वो 2 पीढ़ी ऊपर हैं। अगर पुत्र, भांजा, भतीजे की अगर बात की जाए या भतीजी की बात की जाए तो ये नीचे की पीढ़ी में होते हैं स्वयं से। हमें ब्लड रिलेशन को हल करने के लिए इस क्रम में देखना चाहिए, क्योंकि जब वास्तविकता में हम रिलेशन को समझते हैं तो इसी क्रम में देखते हैं कि जैसे पिता, मामा, मौसा, इस तरीके से अगर रिलेशन दिमाग में आते हैं तो ऊपर की पीढ़ी के रूप में आते हैं। इन पीढ़ियों पे क्वेश्चन घूमता है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का भाई, इस तरीके से क्वेश्चन घूमता है और यही घूमता रहता है चारों में। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर हमें देखते ही आंसर बताना है तो उसका तरीका ये होगा कि अगर आपने कभी भी रिलेशन से दूसरे रिलेशन में 2 मंजिल ऊपर देखा तो फिक्स आंसर होता है ये वाला, या तो दादा नाना या फिर दादी नानी। अगर महिला है तो दादी या नानी में से जो भी एक विकल्प होगा वो आप टिक कर देंगे। आजकल ऑब्लिक में ज्यादा आता है वैसे। अगर बराबर में मिल जाए तो फिक्स आंसर है भाई या बहन। यानी कि जब हम आगे अब क्वेश्चनों को हल करेंगे तो किस तरीके से देखते आंसर लगाएंगे उसको मैं यहां थोड़ा सा शो कर रहा हूं पहले आपको। और हम यहां पर किसी भी प्रश्न को अगर समझना है तो ऐसे समझेंगे जैसे उसने कहा कि एस के पिता, तो एस यू बना करके एस के पिता ऐसे प्रेजेंट करेंगे। प्लस का मतलब पुरुष और माइनस का मतलब महिला। इसको प्रेजेंटेशन के लिए यहां पर एक पेज है उसमें मैं आपको शो कर देता हूं कि पीढ़ी वाइज जब आप बनाओगे तो जैसे ए है इससे ऊपर और इससे नीचे। अगर आप प्लस वाला चिन्ह लगाते हैं तो वो पुरुष होंगे, माइनस चिन्ह लगाते हैं तो महिला है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ए के पिता हैं तो ऊपर की तरफ बनाएं, ऊपर की पीढ़ी है। पिता है और मां है उसमें डिफरेंस करने के लिए पिता होने पर प्लस लगा दें
और मां होने पर माइनस लगा देंगे। अगर यहां पर पिता ना कह करके अगर कहता चाचा या ताऊ, तो चाचा या ताऊ होते हैं पिता के भाई, तो ये पिता और पिता के भाई अगर आपने ये बना दिया तो ये शो होगा कि एक के चाचा या ताऊ हैं। अगर एक के दादा बनाने होंगे तो 2 मंजिल ऊपर जाकर के प्लस बना देना, ये एक के दादा हो गए। अगर एक का भाई कहे तो ये बनाना, अगर एक की बहन कहे तो बराबर में ऐसे बना देना माइनस। अगर एक का ये भाई है, इसकी पत्नी है, तो जब पति पत्नी हो तो एक लाइन की जगह डबल लाइन से प्रेजेंट कर देना, एक का भाई इसकी पत्नी। अगर इनका पुत्र या पुत्री हो, या एक का ही पुत्र या पुत्री हो, तो फिर नीचे की साइड बनाएंगे। माइनस बनाया तो मैंने प्रेजेंट किया पुत्री होना। अगर इसके भाई का पुत्र होगा यानी इसका भतीजा कहलाएगा, और अगर इसके बहन की पुत्री होगी तो बहन की पुत्री भांजी होती है। यहां पर जो सेंटेंस होते हैं ना कि पिता का भाई है चाचा होता है, माता की बहन है ये मौसी होती है, ये सेंटेंस के अर्थ हमें पता होते हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को इन्हें पुकारने में थोड़ी झिझक होती है। झिझक डिपेंड करता है उस बात पे कि आप कितने फैमिलियर हैं, कितना समाज में घुले मिले हैं, कितना आपका आना जाना है मामा के, नाना के, मौसी के, कितना आपने उनको उच्चारित किया, पुकारा है। जितना उच्चारित किया है उतना जल्दी बिना झिझक के सेंटेंस के अर्थ निकलेंगे और क्रॉस भी आपको पता होंगे। मगर कुछ सेंटेंस के अर्थ ऐसे हो सकते हैं जिसमें बोलने में आपको झिझक हो या फटाफट से दिमाग में नहीं आते हो। अब उसमें भी दिक्कत इसलिए नहीं आनी क्योंकि वो गिनती के 5-7 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, कि सेंटेंस का अर्थ क्या होता है और उसके क्रॉस में हम उनके क्या लगते हैं। ये यहां पर टेबल इस तरीके से बनी हुई है। मैं ये मान के चलता हूं इस टेबल का ज्यादातर हिस्सा हमें आता है, क्योंकि अगर ये नहीं आता हो ना पेज अगर हमें, तो फिर ब्लड रिलेशन चैप्टर हम सीख नहीं सकते हैं अगले 2 से 3 दिन में। किसी को अगर ये रटना पड़े कि पिता की बहन को बुआ कहते हैं, अगर ये चीज रटनी पड़ जाए कि पिता की बहन को बुआ कहते हैं, माता के भाई को मामा कहते हैं, तो उनके लिए ब्लड रिलेशन चैप्टर टफ हो सकता है, मगर ऐसा क्लास में कोई नहीं है। अब ये सेंटेंस जो है इनका प्रयोग तो हम यहां करेंगे, मगर बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को जब हमें हल करना होगा तो यहां पर जैसा कि किन्हीं भी प्रश्नों को हल करने के लिए ज्यादातर किताबों में जो डायग्राम पैटर्न यूज किया जाता है उस पैटर्न को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ये क्वेश्चन टफ लगते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चन को इस तरीके से हल करते हो जैसे किताबों में बताया जाता है कि एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, तो ये दोनों पर्सन को एक जगह पर समझने के लिए इंडिकेट कर लिया मान लो, और इंडिकेट करने के बाद में कहने वाले व्यक्ति पुरुष ने ये कहा औरत का परिचय देते हुए कि इनकी जो मां है, अगर पुरुष कहता है इनकी मां तो औरत की मां, और इनकी माता के पति तो माता का ये पति, और पति जो है उसकी भी बहन, ये इसकी बहन, ये मेरी मौसी है यानी कि पुरुष की मौसी है। ऐसे प्रश्न आते हैं और इस तरीके से जब बनाते हैं तो वो लगते हैं टफ। तो फिर पूछा गया तो बताइए इस औरत का रिलेशन, और किससे पूछा गया, व्यक्ति से। तो फिर इसको समझने की जो प्रक्रिया होती है वो चालू होती है, जबकि हम जिस टेक्निक से पढ़ेंगे उसमें प्रश्न यही खत्म हो जाएगा और आंसर टिक हो जाएगा। हम जो पीढ़ी वाली टेक्निक पढ़ेंगे उसमें केवल डायग्राम बनाते ही उत्तर आ जाएगा, केवल हमें ये देखना पड़ेगा कि बराबर में है या ऊपर है या नीचे है बस। जबकि इसमें समझना पड़ेगा, इसमें ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर इसकी माता का पति है तो पिता हो गया, इसके पिता की बहन है तो पिता की बहन बुआ हो गई, और फिर उसके बाद में किताबों में आंसर लिख दिया जाता है कि अगर ये बुआ है जिसको पुरुष मौसी पुकार रहा है, तो फिर वहां पे आंसर क्लियर हो जाता है कि अब यहां पर ये मेरी बहन है। स्टूडेंट कहता मेरे तो क्लियर नहीं हुआ, किताब ने डायरेक्ट लिख दिया कि ये लो आंसर आ गया।
स्टूडेंट कह रहा है आंसर तो आ गया मगर ये लग नहीं रहा जैसा आंसर। अब इसमें होता क्या है, फिर समझने के लिए थोड़ा सा और जोर डालना पड़ता है कि अगर इस औरत की ये बुआ है और पुरुष की ये मौसी है, तो पुरुष की जो मौसी है उसकी भतीजी हुई। बोले अभी भी क्रॉस करके समझ में नहीं आ रहा, फिर और जोर डाला। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है ब्लड रिलेशन में। फिर वो ये सोचता है कि अब मैं खुद पे लेकर के सोचता हूं, तब सफल होता है वो, कि खुद पर लेकर के सोच लेता हूं कि अगर मेरी जो मौसी है या मेरी जो माँ है, उसको भी तो कोई बुआ पुकारते होंगे, मेरी माँ या मेरी मौसी को भी तो। फिर उसके थोड़ा क्लिक होना स्टार्ट होता है, यार मेरी माँ को जो बुआ पुकारते हैं वो मामा के बच्चे हैं, मेरी माँ को या मौसी को जो बुआ पुकारते हैं वो मामा के बच्चे हैं, और मामा के बच्चे होंगे तो फिर ये महिला क्या लगेगी, मेरी बहन। मगर ये जो तरीका है ये है बहुत टफ तरीका। इसको हम कर देते हैं बिल्कुल ही आसान, कि जहां पर ये प्रश्न हमारा स्टार्ट हुआ था वहां तो खत्म हो जाएगा हमारा। हम केवल पीढ़ी वाइज प्रश्न को समझेंगे जैसा हम अपने वास्तविक रेगुलर लाइफ में समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लें। टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है आपके, एक किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है, ये वाले प्रश्न। दूसरा प्रश्न जिसमें कि सभी व्यक्तियों के नाम देकर के उनके संबंध को आपस में बताया जाता है कि कौन पुत्र है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन पिता है, इस रूप में। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आ रहे ही ये वाले हैं। वो दो क्वेश्चन तो आपको ढूंढने पड़ेंगे और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिलेंगे कि जब मैं पेपर तैयार करता हूं तो वो दो क्वेश्चन तो मुझे भी मुश्किल होगी क्योंकि वो ढूंढने पड़ेंगे, आ रही नहीं एग्जाम में भी। एग्जाम में 99% ब्लड रिलेशन का ये पैटर्न आ रहा है। और इस पैटर्न से जब क्वेश्चन आते हैं तो ये हल करना भी बिल्कुल ही आसान होता है, सेकंडों का खेल है। बस इसका बेस जो है, जो पीढ़ी के रूप में रिलेशन को समझने का होता है, वो पता होना चाहिए। तो अब करते हैं स्टार्ट के पीढ़ी वाइज जो सिस्टम बनाने थे वो तो हमने वहां समझ लिए। अब केवल कुछ क्वेश्चन से इस चीज को हम समझ लेते हैं। समूह पर आधारित रक्त संबंध को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इसका सबसे इजी पार्ट है। यहां पर रिलेशन बताया गया कि राजन सचिन का भाई है, तो सचिन का भाई है तो ये ध्यान रखना, देखो ये अगर सचिन है ना तो भाई बनेगा बराबर में ही। भाई बहन बराबर की पीढ़ी के हैं इसलिए उनको बनाया जाता है अगल बगल में। माता पिता ऊपर, पुत्र भतीजा नीचे की साइड पीढ़ी में। राजन तो भाई है और मानिक राजन का पिता है। अगर राजन का पिता है तो ऊपर की साइड बनेगा, ये राजन का पिता हमने बना दिया मानिक, ऐसे। इसके बाद कहता है जगत प्रिया का भाई है। जगत और प्रिया नए नाम है तो अभी स्किप कर दो इनको, पहले उसकी अगली लाइन बना लो कि जो प्रिया है ना ये सचिन की पुत्री है। सचिन की यदि पुत्री है तो ऐसे सचिन से नीचे की साइड पर ये प्रिया और पुत्री है तो माइनस लगा देते हैं। और अब जो एक लाइन छोड़ी थी प्रिया के लिए कि जगत प्रिया का भाई है, तो प्रिया का भाई इसी पीढ़ी में बराबर में जगत बन जाएगा, ऐसे प्रिया का भाई। अब ये पीढ़ी वाइज पूरा जम गया। ये यहां पर आंसर फिक्स होते हैं, ये पोता है और ये दादा दादी नाना नानी की पीढ़ी में है। डायरेक्ट ही निकालना नहीं है, सीधे आंसर कर देंगे अगर पूछ लेगा तो। और ये भाई बहन है, ये भाई बहन है, ये माता पिता या मामा मौसी हैं। सीधे पता निकाल नहीं रहे हम इनको, क्योंकि इस तरीके से पीढ़ी वाइज जमाने के अंदर सारी चीजें ऑलरेडी ही क्लियर होती हैं। तो वहां डायग्राम बनाने के बाद मुश्किल काम चालू हो रहा था, यहां आसान काम हो गया स्टार्टअप। अब हम तैयार बैठे हैं, बस पूछो क्या पूछना है। अब उसने पूछा तो फिर ये बताओ कि जो जगत है ना इसमें, इस जगत का चाचा कौन है। तो जगत का जो चाचा है वो राजन है, क्योंकि ये दोनों जो भाई बहन हैं इनके ये तो पिता हो गए और इन दोनों के ये पिता हैं, तो पिता का भाई होता है चाचा। राजन के लिए आंसर, चाचा के लिए आंसर राजन। ये क्लास का पहला क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन तक पहुंचते ही चीजें एकदम क्लियर कर, उसके बाद में फिर टेस्ट में आ जाएगी आपकी चीजें कि फिर जो है 17 में से 15 जनों के सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लास में 2 स्टूडेंट नए होते हैं या फिर जिनका चैप्टर या पिछली क्लास छूट गई होती है वो होते हैं। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है,
बस ये लाइन पढ़ते हमने पीढ़ी में समझ लिया, नीचे की साइड बनाओ। तो अरुण का, प्रीति का अरुण नामक पुत्र, ये प्रीति अगर है तो इसका पुत्र यहां पे अरुण हो गया ऐसे। और राम प्रीति का भाई है तो ये राम हो गया बराबर की पीढ़ी में। राम प्रीति का भाई है और नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता और रीमा दोनों अभी बनी नहीं, इनको छोड़ दो, पहले ये बना दो। इस लाइन को छोड़ के पहले ये बना दो कि जो नीता है ना, ये राम की बहन है, राम की बहन है। अब ये अगर बराबर में तीनों बने हुए हैं तो सारे भाई बहन हैं, निकालने की कहीं जरूरत नहीं है। और यहां पे अगर ये माँ है तो ये माता के भाई मामा और ये माता की बहन मौसी है, यानी कि देखते ही निकलेगा आंसर। तो बस पूछने की देरी कि उसको लास्ट में पूछना क्या है। मगर एक लाइन हमने छोड़ी थी, उसको बना देते हैं। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की भी पुत्री है तो पुत्री नीचे बनेगी, ये रीमा। अब ये देखो, इसकी माता के भाई और बहन हैं, और अगर मामा के मौसी के बच्चे होंगे तो वो भाई बहन तो होंगे, मगर वो फिर कहलाएंगे मौसेरे भाई बहन। कि भाई ये तो जो है इसकी माता का भाई ये मामा है और ये मौसी है, क्योंकि इसकी माता का भाई और ये बहन है। और मौसी के अगर बच्चे हैं तो मौसेरे भाई बहन होंगे। अब किसका किससे रिलेशन पूछा है, तो अरुण का रीमा के साथ संबंध पूछा है। अरुण का बताना है, क्योंकि रीमा का पूछता तो बहन होती। अरुण का संबंध बताना है तो अरुण भाई है, और अरुण भाई है रीमा का। अब भाई तो है, मगर भाई में भी दो आंसर हैं, तो दोनों में से कौन सा आंसर टिक करेंगे? मौसेरा भाई होना, ये सी आंसर। मगर डायग्राम टेक्निक से इस तरह से बनाने पर ब्लड रिलेशन का कोई भी टफ क्वेश्चन आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। जबकि इससे पहले जो एक प्रश्न मैंने जिस तरह के किताबों में सॉल्यूशन होते हैं, अगर उस तरीके से कोई कर रहा होगा तो वो किसी किताब के क्वेश्चन निकालते समय बहुत सारे क्वेश्चन टफ ढूंढ सकता है वो, मगर इसके बाद ढूंढ नहीं सकते आप टफ। मिस प्रिंटिंग तो छाड़ सकते हो कि भाई किताब के अंदर ये गलती दे रखी थी, ये जरूर मिल सकता है। बी की बहन है ए, बहन है बराबर की पीढ़ी में, ये बना दी। सी का भाई है बी, सी का भाई बी है, और डी का पुत्र है सी, ये डी बनाते हैं, और ये डी का पुत्र जो हो गया सी। उसके बाद में फिर पूछा गया तो ये बताओ डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, रिलेशन किसका निकालना है, ध्यान रख लेना डी का। कई बार हमसे इतनी छोटी सी भी गलती हो जाती है कि रिलेशन तो डी का पूछा है और हम आंसर ए का निकाल देते हैं कि भाई डी का रिलेशन ए के साथ में है, तो डी क्या कहा जाएगा वो बताना है, ना कि ए क्या कहा जाएगा, डी का बताना है। और डी का रिलेशन इसके अंदर ना तो माता होगा ना पिता होगा, इसका आंसर होगा डी वाला। क्योंकि जब आप ये पढ़ते हैं ना, जैसे एक लाइन आपने ये पढ़ी थी कि डी का पुत्र सी है, तो अगर आपने ये पढ़ा था कि डी का पुत्र सी है तो ये तो पुत्र है, मगर पुत्र पुकारने वाला उसका पिता भी हो सकता है और मां भी हो सकती है। इसीलिए जब यहां डायग्राम बन रहा था तो पहली लाइन थी कि बी की बहन ए है, तो मैंने डायग्राम में ऐसे प्रेजेंट किया था कि बी की बहन ए है, तो बहन ए है तो इस पे तो माइनस लगा दिया, मगर इसको मैंने छोड़ दिया था। फिर अगली लाइन को पढ़ा था कि बी के बारे में पुरुष होना सिद्ध होगा या महिला होना, क्योंकि अगर ये बहन है तो बहन पुकारने वाली बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। मगर जब उसने अगली लाइन बोली कि सी का भाई बी है, तब कंफर्म हुआ था कि जो सी है उसका भाई है ये, तो अगर ये सी का भाई है तो ए का भी भाई होगा। और वैसे भी हम जानते हैं बराबर में जितने ही बनते हैं सारे भाई बहन होते हैं, उनको निकालने की जरूरत होती ही नहीं है। अब ये तीनों तो भाई बहन हैं, और अगर इसके ये माता या पिता में से कोई है तो इनके भी ये माता और पिता में से कोई है, और वो कंफर्म नहीं था तो आंसर इसमें ये वाला टिक कर दिया। क्योंकि रीजनिंग में जब आंसर कंफर्म नहीं होते हैं तो आंसर या तो लगाते हैं ऑब्लिक में, या ऑब्लिक की जगह या कहा जाता है, और जब ये भी नहीं मिलते हैं तो आंसर मिलता है डेटा अपर्याप्त है, निर्धारित नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों मिल जाएंगे, ऑब्लिक भी मिल जाएगा
और निर्धारित नहीं कर सकते मिल जाएगा। तब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से आंसर क्या होता है, क्योंकि आंसर दोनों सही है वो, मगर दोनों एक साथ आ जाएं तो हमेशा आंसर आपको देना है ऑब्लिक वाला, यानी कि या वाला, क्योंकि ऑब्लिक और या तो एक ही चीज है। वो तो निर्धारित नहीं कर सकते तब दोगे जब ये नहीं होता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं ये वाला। ए और बी भाई हैं, तो भाई हैं तो इस तरीके से बनेंगे। इसके बाद कहता सी और डी बहनें हैं, तो इसको भी छोड़ दो क्योंकि दोनों नए नाम हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है ना ये डी का लगता है भाई, डी का तो भाई है, डी इसकी क्या है अभी तक तो नहीं पता, मगर वो लाइन पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा। जो एक लाइन छोड़ी थी सी और डी के बारे में, उस लाइन से क्लियर हो जाएगा कि अगर सी और डी बहने हैं तो सी और डी आपस में बहने हैं, तो दोनों पे अब माइनस लगा सकते हो आप। सी और डी बहने हैं। अब ये सब बनाने के बाद रिलेशन यहां पर किससे पूछा है? सी से। और रिलेशन किसका बताना है? बी का, कि बी किस प्रकार संबंधित है सी से। तो देखो ये तो सारे भाई बहन हैं, इसके ये पिता हैं, और अगर इसके पिता हैं तो तीनों के पिता हो गए, और अगर इन तीनों के ये पिता हैं तो पिता का ये भाई है, और पिता का भाई है तो आंसर क्या टिक करेंगे इसमें? चाचा होना। जिस व्यक्ति के साथ में से लगा हो वो व्यक्ति सामने वाले को क्या कहेगा, यह हमेशा आंसर में लिखते हैं। सी से कहे, सी के साथ कहे, तो उस व्यक्ति का रिलेशन ना निकाल के जो दूसरा व्यक्ति है रिलेशन उसका निकाला जाता है। सी से का मतलब यह है सी से पूछा है, डी से का मतलब है कि डी से पूछा है कि बी कौन है, किससे पूछा है उसके लिए से लगा होता है कि कहां से संबंध बताना है। तो यहां पूछा था सी से संबंध, पूछा किसका था? बी का, कि बी का संबंध बताओ या बी किस प्रकार संबंधित है ये बताओ, और जिसके साथ से लगा होता है वो क्या कहेगा अगले व्यक्ति को, ये लिखा जाता है आंसर में। क्योंकि कई जनों के केवल लास्ट की जो ये लाइन है इसमें भी गलतियां होती हैं। ए बी का पिता है, बी का पिता, बी सी की बहन है, बी अगर सी की बहन है तो ये सी की बहन हो गई। डी सी की पत्नी है, डी है पत्नी सी की, तो डी पत्नी है तो माइनस डबल लाइन बना करके प्रेजेंट करेंगे, और ये पत्नी है तो ये इसका पति। और फिर कहता है ई बी का पुत्र है, ये बी का हमने बना दिया पुत्र। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है, किससे पूछा है ये गौर कर लेना। सी से पूछा है, सी बताएगा, बताने वाला है, और रिलेशन किसका बताना है? ई का। ई का रिलेशन बताना है सी से। अब संबंध इनके बीच क्या है? देखो ये ऊपर नीचे है तो ये पुत्र है तो ये मां है, क्योंकि माइनस लगा इसलिए मां है, और इसकी माता का ये भाई है, भाई प्लस लग रहा है ना। तो अगर इसकी माता का भाई है तो ये तो मामा हुआ, और मामा के क्रॉस में इसको क्या कहेंगे? भांजा होना। तो यहां पर भांजा होना होगा, या फिर क्या लिख सकते हैं आंसर में? बहन का बेटा, कि इसकी ये बहन है और बहन का ये बेटा है। तो आंसर इसके अंदर टिक कर देंगे फर्स्ट वाले को इसमें। अब ये चीजें वैसे क्लियर होना चालू हो चुकी है मेरे हिसाब से। कहीं भी किसी भी किताब में समूह वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आप हल कर सकते हो, इसमें कोई भी मेरे हिसाब से आपके डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र के पिता, पिता है तो ऐसे बनेंगे, और वीरेंद्र कौन है? राजेंद्र के पिता का लड़का। राजेंद्र के पिता ये थे तो इनका लड़का वीरेंद्र हो गया, यानी कि राजेंद्र का भाई हो गया। इसके बाद कहता है राजेंद्र की बुआ मंजू है, बुआ, चाचा, ताऊ अगर ये बनाएंगे तो ये बनेंगे पिता के भाई या बहन के रूप में। बुआ है तो पिता की बहन, और किसकी बुआ है? ये राजेंद्र की बुआ है,
राजेंद्र के पिता की बहन बना देते हैं तो बुआ बन जाएगी। तो राजेंद्र के पिता की बहन ये हो गई राजेंद्र की बुआ। इसके बाद कहता है आदर्श मंजू का पति है, ये बना देते हैं आदर्श, ये मंजू का पति है। आदर्श मंजू का तो है पति और प्रकाश का है दामाद। अगर प्रकाश का दामाद है तो प्रकाश की बेटी का पति है, क्योंकि बेटी का पति है तो ही उसको दामाद कहा जाता है। तो अगर ये आदर्श दामाद है प्रकाश का तो प्रकाश को ऐसे बनाओ, तो प्रकाश की बेटी हो गई और बेटी का ये पति हो गया, यानी कि प्रकाश का दामाद हो गया। अब ये सब व्यक्ति बनाने के बाद उत्तर निकालना तो सेकंड का काम है, क्योंकि हमें तो केवल ये देखना है कि कितनी पीढ़ी ऊपर जाना है। तो रिलेशन इसमें निकालना था प्रकाश राजेंद्र से। राजेंद्र से पूछा है और इस बार एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो 2 पीढ़ी ऊपर जाने में तो डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ और आंसर टिक कर दो। दादा, नाना, दादी, नानी, इनमें से कोई जो दिखता है वो सीधे आंसर है, निकालना नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। 2 पीढ़ी ऊपर जाने पर तो बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं। 1 पीढ़ी ऊपर जाने पर फिर भी देखना पड़ता है कि भाई मामा है कि चाचा है, मौसी है कि बुआ है, तो वहां फिर भी ऑप्शन है। 2 पीढ़ी ऊपर में तो डायरेक्ट ही फिक्स आंसर होते हैं, दादा दादी या नाना नानी। और अगले क्वेश्चन पे आए, पी का पिता क्यू का बेटा है। पी का पिता और ये क्यू का बेटा है। इसके बाद में कहता है एम पी का चाचा है। पी का अगर चाचा है तो पी के पिता का भाई हुआ, पी के ये पिता और इनका भाई बना देते हैं एम। इसके बाद कहता है एन क्यू का भाई है। एन क्यू का भाई है तो क्यू ये बना हुआ है तो क्यू का भाई ऐसे बन जाएगा। इसमें अभी तक क्यू और पी ये क्लियर नहीं हुए अभी तक, इनके लिए माइनस या प्लस अभी तक लगाया नहीं अपन ने। एन एम से किस प्रकार संबंधित है, एन का रिलेशन निकालना है और निकालना एम से है, यानी कि एम क्या कहे एन को, बराबर में है तो भाई भाई है, भाई भाई है। तो यहां पर इसका क्लियर क्यों नहीं हुआ था कि पी का जो पिता है वो क्यू का बेटा है। अब क्यू का बेटा है तो ये बेटा है, वो तो पिता भी हो सकते हैं और मां भी हो सकती है, यानी कि अगर इसके भाई का पिता हो सकता है या तो ये, और या फिर मां हो सकती है ना। अगर दोनों के अकॉर्डिंग आंसर तय करें तो कि इसके पिता का भाई माने तो चाचा, और अगर इसकी माता का भाई माने तो मामा, यानी कि आंसर तो 2 आएंगे इसमें। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में दोनों है या एक है, बस तो वो आंसर टिक कर देंगे। और अगर दोनों होता तो, अगर दोनों होते तो वहां पर या तो क्लियर किया जाता है कि मैटरनल अंकल है या पैटर्नल अंकल। इसमें क्या होता है कि अगर पैटर्नल हो तो पिता की तरफ से होता है यानी कि चाचा, और मैटरनल हो तो माता की तरफ से यानी कि मामा। बाकी इस तरह की जो दिक्कत है वो कभी भी देखने को नहीं मिलती है वो, क्योंकि इंग्लिश के जो अर्थ होते हैं उसके हिंदी में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे आप कहते हो कि भाई ये मेरा कजन है, कजन का क्या अर्थ होता है, क्या परिचय दिया गया, किसी ने अगर ये मिलवाया आपसे कि भाई ये मेरा कजन है, तो कौन है वो, उसका भाई है। और अगर किसी लड़की से मिलवाया गया कि ये मेरी कजन है तो वो उसकी बहन है। मगर हम हिंदी में जो बोलते हैं वो बहुत क्लियर बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा ममेरा भाई है, चाचा का लड़का है, या मौसी की लड़की है, मौसी का लड़का है, बुआ की लड़की है, बुआ का लड़का। हिंदी में क्लियर करके 6 सेंटेंस बनते हैं, 6 वर्ड बनते हैं। इंग्लिश में 6 सेंटेंस का एक ही बनता है, कजन। कजन का अर्थ होता है जो भी रियल सिस्टर और रियल ब्रदर नहीं है उसको कजन कहते हैं। तो इंग्लिश में शॉर्ट होता है, जैसे मान लो कोई ये कहे मेरे ग्रैंडफादर आ गए,
कि कोई इंग्लिश में बोलेगा तो वो ये बोलेगा मेरे ग्रैंडफादर आ गए। अब ग्रैंडफादर का मतलब दादा आए हैं कि नाना है। तो वहां भी दो अर्थ होते हैं। इंग्लिश के अंदर देखो, हिंदी में क्या होता है, अपने 37 सेंटेंस होते हैं, यानी कि 37 तरीके होते हैं रिलेशन को कहने के हिंदी में। और जो इंग्लिश है उसमें 37 के रह जाते हैं 17 केवल। तो वो कम कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं वो। हम कजन जो शब्द था एक, उसके हमने बना दिए 6। दादा और नाना 2 बना दिए, वहां पे एक था, इसलिए वहां पे 17 थे, यहां 37 हो गए। अगर कभी भी आंसर यहां पर दिया जाता है तो वो उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी सही सेट बैठे। क्योंकि अगर वहां पे अंकल लिखा हुआ है तो अंकल के 2 अर्थ होते हैं, चाचा भी और मामा भी। तो आंसर जो सेट किया जाता है वो इस अनुसार सेट किया जाता है कि इंग्लिश में भी दिक्कत ना आए। इसीलिए अभी पिछले 3 साल के पेपर में आप एक चीज देखेंगे, आप जैसे आंसर कजन आ रहा हो ना, तो 6 के 6 वर्ड लिख देता, ममेरा, चचेरा, मौसेरा, भाई बहन, इस तरीके से लिख देता। आप देखना भी लेटेस्ट पेपरों के अंदर आप। या फिर जैसे उसमें लिखा हुआ आएगा चाचा भी मामा भी, ऐसे ही कईयों में आपको मिलेगा चाची, मामी, बुआ, तीनों ऑब्लिक में, क्योंकि तीनों का अर्थ इंग्लिश के अकॉर्डिंग एक ही होता है, आंट। तो वो क्या करते हैं कि ऑब्लिक करके आजकल लिख देते हैं इस चीज को, क्योंकि पहले उन्होंने कई बार देखा कि हिंदी में अगर केवल एक अर्थ लिखा था तो उससे उत्तर गलत हो रहे थे। तो इसलिए अब जो लेटेस्ट पेपर है पिछले 2-3 साल के, उनके अंदर ऑब्लिक करके लिख देता है वो, ऐसे लिख देता है वो। जैसे यहां पे दोनों बन रहे थे अभी, तो अगर दोनों बन रहे थे यहां पे, तो ये जो दोनों बनते हैं, दोनों के लिए ऐसे ऑब्लिक करके लिख देता हूं।